तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 13 ज्योग्राफी का। और ये टेस्ट नंबर 3 का जो है पार्ट 3 है। इसके पहले हम दो टेस्ट यानी 200 क्वेश्चन ज्योग्राफी के सॉल्व कर चुके हैं और पार्ट 3 में हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 41 से 60 तक। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको एक बात और बता दें, हम लोग टारगेट के बहुत करीब पहुंचने वाले हैं टेस्ट सीरीज के। इसके अलावा रिवीजन सीरीज भी चालू है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आपको अगर टेस्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो चैनल को आप शेयर कीजिए, ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। आप लोग चैनल या वीडियो देखते हैं, आप लाइक नहीं करते, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के क्वेश्चन 41 की बात करें, इसमें पूछा है भूमध्य रेखा सवाना के जो लानोज और कैंपोस घास के मैदान को विभाजित करता है। ऑप्शन 2, सवाना क्षेत्रों की जलवायु को आकार देने में पछुआ हवाएं प्रमुख हैं। कौन सा उत्तर सही है? तो जैसा आपको पता होगा कि आपने अगर वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन देखा होगा तो वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन में जो है इधर आएंगे तो 0 डिग्री, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इधर आएंगे तो 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में क्या होगा, आप विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश। इसके बाद जो मध्य अक्षांशीय मिड कॉन्टिनेंट के मध्य में जाएंगे तो सवाना पाएंगे। इसके ऊपर जाएंगे तो स्टेपी टाइप क्लाइमेट पाएंगे। तो इसी की बात कर रहा है। हालांकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है तो सवाना भूमध्य रेखा जो है सवाना और लानोज और कैंपोस घास के मैदान विभाजित करता है। तो ये ऑप्शन सही है, यानी सवाना जिसे आप सूडान टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, सवाना में क्या होता है, सवाना में आपको मिलेंगे बड़े पौधे मिलेंगे और घास के मैदान। स्टेपी में क्या मिलेंगे, घास के मैदान ही मिलेंगे। एक विशेषता ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो सवाना है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एरिया है, जिनकी विशेषता है यहाँ पर जो है आर्द्र और शुष्क मौसम होते हैं और ये सूडान में सबसे अधिक विकसित है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सूडान क्लाइमेट कहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे ये पश्चिमी अफ्रीका के सूडान, पश्चिमी अफ्रीका में जाएंगे तो ये सूडान एरिया। इसके अलावा जो है पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका के भागों में मकर रेखा जो है, मकर रेखा के ऊपर जो है ये पाए जाते हैं। इसके अलावा साउथ अमेरिका की बात करें तो भूमध्य रेखा के जो है उत्तर और दक्षिण में दोनों में अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लानोस जो है इसे ओर्निको नदी जो एरिया है यहाँ पर जाएंगे तो इसे क्या कहते हैं, लानोस कहते हैं। और जो कैंपोज है, कैंपोज यहाँ पर जो ब्राज़ील वाला एरिया है यहाँ पर जो है कैंपोज ग्रास के मैदान पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है सवाना ग्रासलैंड डिवाइड किया गया है, प्रेरीज कहाँ पाए जाते हैं और स्टेपी कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग लिस्ट दी गई है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 जो है गलत है, यानी सवाना क्षेत्रों में जो प्रमुख हवाएं होती हैं वो पछुआ हवाओं का प्रभाव नहीं होता उनको आकार देने में, उनको आकार देने में व्यापारिक हवाओं का प्रभाव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन 1 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। तो ये मेजर ग्रासलैंड हो गया, आपको ध्यान रखना है 2 प्रकार के ग्रासलैंड होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, दूसरा होता है टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, तो आप इनकी लिस्ट आप देख लीजिएगा कौन कहाँ किसको नाम से पुकारा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, इसमें निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। जलवायु परिवर्तन के जो खगोलीय कारक उपरोक्त में से कौन से हैं? तो ऑप्शन 1 दिया गया है सौर कलंचक यानी सन स्पॉट साइकिल, ऑप्शन 2 ज्वालामुखी, ऑप्शन 3 एरोसॉल रेडियो एक्टिव फेंसिंग यानी दबाव की बात कर रहा है, ऑप्शन 4 की बात करें तो मिलान कोविच दोलन, ऑप्शन 5 हिमनद झील तलछट। तो आपको बताना है इसमें कौन सा जो है क्लाइमेट चेंज के खगोलीय कारक उत्प्रोक्त में से कौन से आते हैं। तो इसमें देखेंगे सनस्पॉट जो होता है वो सनस्पॉट साइकिल की बात करें तो पृथ्वी की जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पृथ्वी की सतह पर काले और ठंडे पैच के रूप में दिखाई देते हैं। सूर्य पर धब्बे में वृद्धि नम और आर्द्र जलवायु की परिस्थितियों से जुड़ी होती है, जबकि उनकी कमी जो होती है सोलर स्पॉट की, जो सनस्पॉट की कमी जो उसके पृथ्वी की जलवायु गर्म और शुष्क परिस्थितियों से जुड़ी होती हैं। तो इस प्रकार सौर चक्र से संबंधित है
ऑप्शन 2 भी ज्वालामुखी विस्फोट के संबंधित पृथ्वी पर वायुमंडल पर अत्यधिक गर्म गैसों को और एरोसॉल को छोड़ने के लिए जिम्मेदार है। इस तरह विस्फोटक में वृद्धि से इन सामग्रियों को अधिक संचय होता है, जिसके परिणामस्वरूप तापमान में वृद्धि होती है। इसके अलावा ऑप्शन 3 की बात करें तो एरोसॉल का जो है इससे कोई रिलेटेड नहीं है। और बात करें ऑप्शन 4 की, तो ऑप्शन 4 सही है, यानी मिलान कुविस दोलन जो है अक्षीय झुकाव में परिवर्तन यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा विलक्षणता से जुड़े हैं। ये कारक मिलकर जो है पृथ्वी पर प्राप्त जो है इंसुलेशन यानी सूर्य तप की मात्रा को बदलने के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन 5 की बात करें तो ऑप्शन 5 जो है इसका सुमेलित नहीं, यानी हिमनद झील में पाए जाने वाले तलछट पृथ्वी की जलवायु परिवर्तन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं होते। तो कुल मिलाकर 1 2 4 इसके लिए जिम्मेदार है, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, 43 में क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा उत्तर इसमें सही है। ऑप्शन 1 चावल की खेती कृषि में अधिकतम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन 2 मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र आजीविका के लिए बड़े पैमाने पर कृषि पर निर्भर करते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे ऑप्शन ए की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कृषि क्षेत्र काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। कृषि से ग्रीन हाउस गैसों का उच्चतम प्रतिशत पशुधन उत्पादन द्वारा किया जाता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में चावल का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी सबसे अधिक उत्पादन जो है पशुओं यानी पशुधन उत्पादन से उसके उत्पाद जो तैयार किए जाते हैं उससे जो है होता है, यानी मांस प्रसंस्करण उद्योग होगा, यानी अगर खेत की जुताई की बात करें तो इन सब चीज़ों से जो है सबसे अधिकतम ग्रीन हाउस गैस होता है, ये दूसरे नंबर पर आता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 है सही है, यानी इसमें केवल बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, 44 में क्या पूछा है, 44 में पूछा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है महाद्वीपता के कारण दक्षिण अमेरिका में रेगिस्तान बनते हैं। ऑप्शन 2 अधिकांश अफ्रीकी रेगिस्तान पश्चिमी सीमा ठंडी महासागरीय धाराओं से घिरी हुई हैं। ऑप्शन 3 है उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी के आसपास मरुस्थलीय जलवायु अनुकूल होती है। कौन सा कथन सही है। आपने अगर हमारी ज्योग्राफी रिवीजन सीरीज जो है आपने पढ़ी होगी तो उसमें जो पहला और दूसरा और तीसरा जो लेक्चर हुआ है उसमें इसका कारण बताया गया है। हालांकि हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन 1 में जो है अगर आप साउथ अमेरिका के सबसे शुष्क रेगिस्तान की बात करें तो आटाकामा डेजर्ट या पेरू का रेगिस्तान है जो चिली और पेरू की सीमा पर स्थित है। ठीक है, यानी अगर ये हो गया साउथ अमेरिका सपोज, तो आएंगे यहाँ पर पेरू चिली, उसके सीमा पर जो है यहाँ पर आटाकामा डेजर्ट स्थित है। ठीक है, और उसके बाद जाएंगे पेंटागोनिया रेगिस्तान है जो अर्जेंटीना में है, वो यहाँ है। ठीक है, और चिली और फाकलैंड द्वीप समूह में स्थित है जो एंडीज और लेवर्ड पक्ष होने से बने जो है वर्षा के शैडो रीजन में के फलस्वरूप है। तो इस प्रकार देखेंगे महाद्वीपता के कारण जो है ये साउथ अमेरिका में रेगिस्तान बनते हैं, ये ऑप्शन गलत है। यानी जो इसका महाद्वीपता यानी कॉन्टिन्यूटी से कोई संबंध नहीं है क्योंकि ये किनारे बने हुए हैं, तो इसका संबंध जो है कोई नहीं है कि यह महाद्वीपता के कारण यहाँ पर बनते हैं। अगर महाद्वीपता के कारण अगर आपको एग्जाम्पल देखना हो तो आपने गोबी डेजर्ट का नाम सुना होगा जो मंगोलिया और चीन उसको सीमा पर है, तो वहाँ पर ये कॉन्टिनेंटी के कारण यहाँ पर जो है ये डेजर्ट बनते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 जो है सही है, यानी अधिकांश अफ्रीकी रेगिस्तान पश्चिमी सीमाएं जो है ठंडी जलधाराओं से घिरी है। इस प्रकार जो है वहाँ पर पश्चिम में महाद्वीप के पश्चिम में जो है ये डेजर्ट बनते हैं क्योंकि वहाँ पर ठंडी जलधाराओं का प्रभाव रहता है, हाई प्रेशर बना रहता है, तो वहाँ पर बारिश नहीं होती है, तो इसलिए रेगिस्तान बना रहता है। ये बात सही है। ऑप्शन 3 की बात करें, 3 भी सही है, यानी अगर बात करेंगे तो गर्म रेगिस्तान दुनिया का सबसे गर्म क्षेत्र है। वे ज़्यादातर महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 15 से 30 डिग्री के बीच पाए जाते हैं और वे अक्षांशों या उपोष्णकटिबंधीय हाई प्रेशर बेल्ट के पास स्थित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1 सर्दियों की बारिश के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सर्दियों में फसल की वृद्धि तेज होती है। ऑप्शन 2 बैरलिक आइलैंड समूह भूमध्य सागर के केंद्र में स्थित है। कौन सा कथन सही है।
तो इसमें देखेंगे ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन एक जो है गलत है, यानी यूरेशिया में अगर बात करें तो यूरेशिया में शीतोष्ण घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है। ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। सॉरी, एक सेकंड, स्लिप ऑफ टंग, मैं आपको बता दूं जो ये व्याख्या कर रहा हूं, तो इसमें ऑप्शन एक दिया, सर्दियों की बारिश के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सर्दियों में फसल की वृद्धि तेज होती है। अगर ये ऑप्शन की बात करें तो ये ऑप्शन गलत है। उसकी व्याख्या की बात करेंगे तो व्याख्या में हम आपको बताएं, जो मेडिटेरियन रीजन होता है उसमें जो है गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल और ठंडी नमी युक्त सर्दी की विशेषता होती है। तो आप मेडिटेरियन क्लाइमेट की विशेषता ये होती है, तो वहाँ पर जो गर्म हो शुष्क ग्रीष्मकाल यानी गर्मियाँ होती हैं गर्म और शुष्क, ठंडी जो होती है ठंडी का सीजन होता है, नमी युक्त और सर्दियाँ होती हैं। यानी अगर बात करें मेडिटेरियन रीजन में वर्षा जो है सर्दियों के महीने में होती है। वर्षा के बावजूद सर्दियों के दौरान यहाँ विकास क्रम धीमा रहता है और मेडिटेरियन रीजन की जलवायु विभिन्न प्रकार के फसलों के विकास के लिए समर्थन करती हैं। तो इस प्रकार देखें मेडिटेरियन क्लाइमेट में जितने भी एरिया फसलें जो होती हैं वो साइट्रस यानी जो है रसदार फलों की खेती के लिए जो है जानी जाती हैं। और दूसरा जो वहाँ अगर इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी डेवलप हुई, या सॉरी बियर इंडस्ट्री हुआ या वाइन इंडस्ट्री वहाँ पर डेवलप हुई रहती है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी गलत है, यानी स्पेन से संबंधित जो बेरियालिक द्वीप है भूमध्य सागर में अल्जीरिया के ऊपर स्थित है। वे भूमध्य सागर के पश्चिमी भाग में स्थित है, ना कि केंद्र में। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ना तो एक ना तो दो। अब क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा है, साउथ अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदान समुद्री प्रभाव से रहित होते हैं। ऑप्शन दो, उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपता के कारण स्टेपी क्षेत्रों में हल्की सर्दियों का अनुभव होता है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक जो है गलत है, यानी अगर यूरेशिया में बात करें तो यूरेशिया में बात करें तो शीतोष्ण घास के मैदानों को स्टेपी कहा जाता है। ठीक है, और ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में इन्हें प्रेरी कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका में इन्हें पंपास कहा जाता है, जिसकी व्याख्या हमने आगे पढ़ी है, पहले क्वेश्चन में देखा है। और ये घास के मैदान जो है अधिकांशतः महाद्वीपता के अंदरूनी हिस्सों में पाए जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि 0 से 10 डिग्री जो है नॉर्थ साउथ में जो है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, इसके बाद सवाना, ठीक है, इधर जो है मानसूनी, ठीक है, इसके बाद सवाना के बाद स्टेपी, फिर चीन तुल्य, इधर रेगिस्तानी, ठीक है, भूमध्य सागरी। तो कुल मिलाकर ये कॉन्टिन्यूटी से ही कहा जाता है। तो ये ऑप्शन जो है अगर देखेंगे ऑप्शन एक जो है गलत है। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो भी गलत है। ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध में स्टेपी मुख्य रूप से महाद्वीपता के प्रभाव का फलस्वरूप होता है। इस वजह से गर्मियों में तापमान बहुत अधिक होता है जबकि सर्दियों में बहुत ठंडी होती है। हालांकि अगर साउथ गोलार्ध की बात करें तो हल्की सर्दियों का अनुभव होता है। ठीक है, इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य क्षेत्र है। ऑप्शन दो, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट बाढ़ का एक महत्वपूर्ण कारक हिम निवर्तन यानी ग्लेशियर जो रिट्रेट यानी ग्लेशियर का पीछे खिसकना है। ऑप्शन तीन की बात करें, हिमालयी इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखेंगे ऑप्शन ए की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायो रिजर्व है, जिसे यूनेस्को के मैन एंड बायो रिजर्व प्रोग्राम के तहत जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। तो इस प्रकार ये सही, ये कहाँ है, जोशीमठ जाएंगे तो उसी के जो है आसपास ये क्षेत्र आपको मिलेगा, वहाँ से थोड़ी दूरी पर है। इसके अलावा बात करें ऑप्शन दो की तो ऑप्शन दो भी सही है। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन गलत है, यानी हिमालय इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन जलवायु परिवर्तन एवं राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत एक उप मिशन है या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए सही है, एक और दो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में, घास के मैदान दिए गए हैं, देश कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अभी इसकी चर्चा हमने आगे की थी, तो आपको सही कूट का उत्तर चूज करना है। तो लानोस कहाँ पाए जाते हैं? लानोस मैंने बताया साउथ अमेरिका में स्थित जो है ओर्निको बेसिन में क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एरिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एरिया है लानोस। तो लानोस इक्वाडोर में नहीं पाए जाते, ये कहाँ पाए जाते हैं,
ये जो है साउथ अमेरिका में स्थित ओर्निको बेसिन में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। इसके अलावा अगर पंपास की बात करें, पंपास अर्जेंटीना उरुग्वे की सीमा पर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। इसके अलावा पुस्ताच की बात करें, पुस्ताच कहाँ, पुस्ताच हंगरी में पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन जो है सही है, और ये भी टेम्परेट जो है ग्रासलैंड के मैदान है। इसके अलावा कैंटरबरी कहाँ पाया, कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। ये कहाँ, तो ये सुमेलित नहीं है, लेकिन ये कौन सा घास का मैदान है, ये जो है टेम्परेट घास के मैदान है। तो कुल मिलाकर इसमें 2 और 3 सुमेलित है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, उष्ण शीतोष्ण पूर्वी सीमांत को चीनी जलवायु कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 यमन के तट के साथ खाड़ी के प्रकार की जलवायु सबसे प्रमुख है। ऑप्शन 3 सवाना घास के मैदानों में पेड़ों की अनुपस्थिति के कारण विशिष्ट है। तो मैंने अभी इन दोनों की विशेषता तो हालांकि बताई थी, तो उसमें ऑप्शन 1 देखेंगे तो उष्ण शीतोष्ण पूर्वी सीमांत को चीनी जलवायु कहा जाता है। जब मैंने क्लाइमेटिक रीजन को इस वक्त विषुवत रेखी, इधर सवाना, इधर जो है अगर देखेंगे मानसूनी, इसके बाद मैंने क्या बात था, इसे चीन तुल्य कहा था। तो इस प्रकार जो है पूर्वी जो है सीमांत को क्या कहा जाता है, जो है चीन तुल्य जलवायु प्रदेश कहा जाता है। इसके अलावा ऑप्शन 3 की बात करें तो सवाना घास के मैदान पेड़ों की अनुपस्थिति के कारण इसे विशिष्ट कहा जाता है। तो ये जो होता है स्टेपी में देखेंगे, स्टेपी घास के मैदान में छोटी घास वाले पेड़ों की अनुपस्थिति की विशेषता, जबकि सवाना के घास के मैदान में छोटे पेड़ों के साथ लंबी घासें भी पाई जाती है। तो स्टेपी में जो है ये जो है स्टेपी में जो है घास के मैदान के पेड़ जो है उपस्थित रहते हैं। तो घास के मैदान की बात जो कर रहा है इसमें, तो घास के मैदान में छोटी घास वाले पेड़ जो है अनुपस्थित रहते हैं स्टेपी में, जबकि सवाना में घास के मैदान में छोटे पेड़ों के साथ लंबी घासें भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये ऑप्शन जो है, एक सेकेंड, ये ऑप्शन जो है गलत है और ये ऑप्शन सही है। इसके अलावा ऑप्शन जो है 2 की बात करें तो 2 जो है गलत है, यानी खाड़ी जलवायु जो है साउथ पूर्व जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में समशीतोष्ण पूर्वी भाग के साथ अगर मैक्सिको के खाड़ी की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर जो है खाड़ी क्लाइमेट पाया जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है, यानी इसमें सिर्फ ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, 50 में क्या पूछा है, 50 में पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन 1 है पूरे टुंड्रा क्षेत्र में अस्थायी हिमपात रहता होता है। ऑप्शन 2 परियोजना अंटार्कटिका जलवायु के अध्ययन के लिए तैयार की गई एक योजना है। कौन सा सही कूट का आपको उत्तर चूज करना है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 जो है गलत है, यानी जो टुंड्रा या पोलर रीजन होता है आर्कटिक जलवायु में अस्थायी बर्फ का आवरण पाया जाता है, ग्रीनलैंड के ऊंचे इलाकों तक ही सीमित है। ठीक है, अगर वहीं तराई रीजन में आएंगे उसके तो कुछ महीने क्षेत्र पर बर्फ मुक्त रहते हैं, टुंड्रा की विशेषता को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 गलत है, यानी जर्मनी में अल्फ्रेड वेगनर संस्थान के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक विज्ञान समिति द्वारा डिजाइन किए गए आर्कटिक जलवायु के अध्ययन के लिए एक बहुविषयक बहती वेधशाला तैयार की गई थी, जो मध्य आर्कटिक क्षेत्र में एक वार्षिक अभियान है जिसका उद्देश्य आर्कटिक जलवायु का अध्ययन करना। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन डी जो है सही होगा, ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, 51 में क्या पूछा है, महाद्वीपों की संकीर्णता के कारण, यानी संकीर्णता के कारण भूमध्य रेखा के नीचे शंकुधारी वृक्ष पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन 2 देवदार, सनोबर, स्प्रूस टुंड्रा क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं। ऑप्शन 2 लॉरेंशियल जलवायु की उपस्थिति केवल उत्तरी गोलार्ध में होती है। तो आपको बताना कौन सा गलत उत्तर। आपने वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन को पढ़ा होगा, तो उसमें जो है आपने जलवायु की विशेषता, वनस्पति कौन सी पाई जाती, वर्षा कितनी होगी, आपने इसको सेपरेट पढ़ा ही होगा, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों की संकीर्णता जो है, यानी महाद्वीपता की कमी पाई जाती है। ठीक है, और समुद्री प्रभाव कार जो सर्दियों की गंभीरता को कम करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। साइबेरिया जलवायु क्षेत्रों में ठंडे शीतोष्ण महाद्वीपीय क्षेत्रों में मौजूद हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये अनुपस्थित हैं। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन 1 जो है वो गलत है,
ठीक है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 है चीड़, देवदार, स्प्रूस साइबेरिया क्षेत्रों में पाए जाने वाले सामान्य शंकुधारी वन है। टुंड्रा क्षेत्रों में लाइकेन, काई आदि रूप में वनस्पति निम्न जो है बहुत कम रूप में शामिल है। तो ये भी गलत है। अब बात करें ऑप्शन 3 की, तो ऑप्शन 3 जो है सही, यानी लॉरेंसियन क्लाइमेट जो है जलवायु की उपस्थिति केवल उत्तरी गोलार्ध में होती है, ये बात सही है। तो और लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट जो है आप देखेंगे तो केवल उत्तरी अमेरिका और एशिया के कुछ क्षेत्रों में पाई है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पूर्णतः ये अनुपस्थित मिलेगी। तो इसमें जो है ऑप्शन सी देखेंगे कौन कौन सा गलत है, इसमें पूछा है ना, एक और दो गलत है, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या पूछा है, कौन सा युग सही सुमेलित है। बड़े खेलों की भूमि किसे कहा जाता है, लैंड ऑफ बिग गेम्स सवाना, विश्व अन्न भंडार प्रेरिस को, विश्व का शीत ध्रुव साइबेरिया को, इसमें कौन सा चॉइस सुमेलित है। तो इसमें देखेंगे अगर ऑप्शन ए की बात करें तो अफ्रीका का जो सवाना क्षेत्र है वो कई जंगली जानवरों का निवास स्थल है, जहां वर्ष भर पर्यटकों द्वारा शिकार किया जाता है, इसलिए बड़े खेल के मैदान के रूप में कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है अफ्रीका सबसे बड़ा सवाना क्षेत्र है। ठीक है। अगर बात करें ऑप्शन 2 की, ऑप्शन 2 भी सही है, यानी स्टेपी जो है दुनिया का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि घास के मैदान में ये जो है टेम्परेट घास का मैदान है, यहाँ पर जो है गेहूँ, मक्का आदि की खेती के लिए व्यापक क्षेत्र उपलब्ध है, और यहाँ पर जो है मशीनीकृत खेती की जाती है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी सही है। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए क्या पूछा है। 53 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आर्कटिक परिषद पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से निर्मित एक गैर सरकारी संगठन है। ऑप्शन 2 हिमाद्री इस क्षेत्र के अध्ययन के लिए नॉर्वे में स्थित एक भारत का अनुसंधान केंद्र है। कौन सा कथन सही है। तो इसमें अगर देखेंगे ऑप्शन ए की बात करें तो आर्कटिक परिषद की बात करें तो एक अंतर सरकारी संगठन है जो आर्कटिक क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसके 8 सदस्य देश हैं, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, रूस, आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। भारत को वर्ष 2013 में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 जो है सही है, यानी आर्कटिक अध्ययन के लिए भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री नॉर्वे में तैनात है। इसके अलावा भारत में आर्कटिक जलवायु और मानसून के साथ इनके संबंधों का अध्ययन के लिए एक अंतर्जलीय यानी अंडर वाटर वेधशाला जो है इंड आर्क भी है। तो इसमें देखेंगे इसमें ऑप्शन बी सही है, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 54 में बात करें तो ऑफिस में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा उत्तर सही है। ऑप्शन 1 दिया ग्रीन हाउस गैस सूर्य के लघु यानी शॉर्ट वेव विकिरण को अवशोषित करने में सक्षम है। ऑप्शन 2 क्योटो प्रोटोकॉल पेरिस समझौता दोनों कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्तरदायित्व को लागू करते हैं। ऑप्शन 3 है भारत का लक्ष्य 2030 तक 70% जो है गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत पैदा करना है। तो इसमें बताना है कौन सा उत्तर सही है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते हैं। तो सूर्य से आने वाली जो सौर विकिरण होती है वो किसके रूप में आती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आती है। जबकि जो रिफ्लेक्ट होती है पृथ्वी के अवशोषण के बाद जो रिफ्लेक्ट होती है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में विकिरण और पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आज जैसे ग्रीन हाउस गैस इन लॉन्ग वेव रेडिएशन को अवशोषित करती हैं और पृथ्वी की सतह को गर्म होने का कारण बनती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत है, यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन का इसमें कोई योगदान नहीं है। ठीक है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 जो है सही है, यानी क्योटो प्रोटोकॉल पेरिस हम दोनों कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, 2005 में। पेरिस समझौता जो है COP21 2015। ठीक है। अगर ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 जो है गलत है, यानी भारत का लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है NDC यानी नेशनल जो राष्ट्रीय निर्धारित योगदान है वो 2005 के स्तर के उत्सर्जन की तीव्रता से सकल घरेलू उत्पाद में 33 से 35% की कमी, 2030 तक बिजली के हिस्से के गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोत को 40% हिस्सा कम करना है, 5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना है। तो कुल मिलाकर इसमें जो है कौन सा सही है, केवल बी। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में उपयोगी है।
तो इसमें देखेंगे यूरिया का निम्नलेपित जो नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी के स्वास्थ्य की निगरानी करता है, मिट्टी के लिए आवश्यक उर्वरकों को इष्टतम मात्रा में निर्धारित करता है, इससे भी नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में कम करता है। इसके अलावा बात करें जैविक खाद की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे प्रमुख कारण कृषि उत्पादन है, जिससे नाइट्रस उर्वरकों का उपयोग शामिल है। यहाँ तक कि जैविक खाद भी पशुधन द्वारा प्राप्त किया गया खाद है, जिसके कारण नाइट्रस ऑक्साइड का योगदान करता है। तो इस प्रकार इसमें 1 और 2 सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में जलवायु की विशेषता दी गई है, उसको पढ़ते हैं और बताते हैं इन चारों में से किसके उल्लेख किया जा रहा है। यह क्षेत्र अपनी अभूतपूर्व औद्योगिक उन्नति के कारण कई अन्य क्षेत्रों में बहुत आगे है। चक्रवाती विक्षोभ इन क्षेत्रों में वर्ष भर पर्याप्त वर्षा सुनिश्चित करते हैं। पूरे वर्ष में तापमान 5 से 15 डिग्री सेल्सियस बीच रहता है। पर्णपाती पेड़ इस क्षेत्र में भारी मात्रा में पाए जाते हैं और मुख्य रूप से शरद ऋतु में अपने पत्ते गिराते हैं। निम्नलिखित में किस जलवायु का उल्लेख किया जा रहा है? तो अगर आपने ये क्लाइमेटिक रीजन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें। 57 में क्या पूछा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, स्टेपी जो है सागर और कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन 2, समुद्र के जल का थर्मल या तापीय विस्तार समुद्र के जलस्तर में वृद्धि के कारण एक मुख्य कारक है। कौन सा कथन सही है? तो अगर बात करें ऑप्शन 1 की स्टेपी जो है समशीतोष्ण महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। वे काला सागर कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र में मौजूद है। ठीक है, और ये विश्व के अन्न भंडार के रूप में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है ये ऑप्शन जो है सही। ऑप्शन 2 की बात करें, पानी का थर्मल या तापीय विस्तार समुद्र स्तर में वृद्धि के प्रमुख कारणों में से एक है, क्योंकि गर्म पानी अधिक जगह घेरता है। अन्य कारक हैं जैसे ग्लेशियर का पिघलना, भूजल स्तर में बदलाव। तो इस प्रकार ये भी ऑप्शन सही, यानी इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन 1, प्रियदर्शनी झील भारत द्वारा मैत्री अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका के आसपास क्षेत्र बनाई गई है। ऑप्शन 2, पोलर वर्टेक्स और समताप मंडलीय ध्रुवीय मेघ ओजोन क्षरण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। ऑप्शन 3, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन कानूनी रूप से बाध्यकारी। कौन सा कथन जो है इसमें सही है? अगर बात करें प्रियदर्शनी झील की तो ये अंटार्कटिका में मैत्री के अपने अनुसंधान केंद्र के आसपास भारत द्वारा निर्मित एक मीठे पानी की झील है। ये बात सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 भी सही, यानी पोलर वर्टेक्स जो है समताप मंडल की जो पोलर स्ट्रेटोस्फीयर क्लाउड है उसको जो है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है ओजोन डिप्लीशन के लिए। ठीक है, यानी ओजोन क्षरण के लिए। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी सही है, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन के परिणामस्वरूप कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1, भारतीय मानक मध्याह्न रेखा आंध्र प्रदेश के केंद्र से होकर गुजरती है। ऑप्शन 2, आईएसडी का सबसे छोटा भाग मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। कौन सा उत्तर सही है? तो ऑप्शन 1 की बात करें तो भारतीय मानक प्रधान मध्याह्न रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है या पूर्वी आंध्र प्रदेश के एक क्षेत्र से गुजरती है। तो इस प्रकार केंद्र से होकर नहीं गुजरती है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें तो आईएसडी मध्य प्रदेश राज्य का सबसे कम दूरी तय करता है या अपनी पूर्वी सीमा से होकर गुजरता है। ये बात सही है, यानी इसमें ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, मोल्सिस बेसिन मिजोरम राज्य का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन 2, महाभारत रेंज भारत नेपाल सीमा के बीच स्थित है। ऑप्शन 3, अक्साई चीन काराकोरम श्रेणी का हिस्सा। ऑप्शन 4, नुब्रा वैली का तक खारदुंगला दर्रा तक नुब्रा वैली तक खारदुंगला दर्रे से पहुंचा जाता है। कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो मिजोरम में असंगठित निक्षेपों से बने जो मोल्सिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है, ये बात सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है, यानी महाभारत श्रेणी जो है नेपाल में शिवालिक श्रेणी के ऊपर है, इसलिए भारत और नेपाल के बीच सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, ये महाभारत श्रेणी हो गई। इसके बाद आएंगे तो फिर इधर आएगा नेपाल श्रेणी की बात कर रहा है, तो इसके ऊपर जो है सीमा नहीं बनाता। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 की बात करें, अक्साई चीन के कब्जे वाला एक भारतीय क्षेत्र है जो लद्दाख संघराज्य क्षेत्र में स्थित है या लद्दाख पठार का हिस्सा है। तो काराकोरम श्रेणी का ये भाग नहीं है।
और बताएं, अगर ऑप्शन 4 की बात करें, ऑप्शन 4 सही, यानी नुब्रा घाटी तक खारदुंगला दर्रा से पहुंचा जा सकता है। तो इस प्रकार इसमें जो है कौन कौन सा सही है अगर बात करें, तो इसमें 1 और 4 सही है। तो इसमें देखिए यहाँ पर 1 होना चाहिए था, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही होगा, 1 और 4, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह रहा हमारा जो है टेस्ट नंबर 3 ज्योग्राफी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा भी पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।